तो प्यारे बच्चों, इंसान का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि वह चीज़ों को हमेशा क्या करता है, भूल जाता है, जिसके लिए आपको मात्र एक ही उपाय है कि आप क्या करें कि चीज़ों को हमेशा रिवाइज करते रहें। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो आप एक नियमित टाइम टेबल अपना बना लीजिए कि यदि आप 15 मिनट साइंस पढ़ रहे हैं तो पर डे 15 मिनट साइंस पढ़िए ही पढ़िए, चाहे भले कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको 15 मिनट पढ़ना है तो पढ़ना है। किसी भी चीज़ में जब आप रेगुलरिटी लाएंगे तो वह चीज़ आपको बिल्कुल रेगुलर बना देगी और आप उस चीज़ के हमेशा मास्टर हो जाओगे। तो आइए इन्हीं वाणी के साथ आज के इस सेशन का शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि आखिर जो आपका समतल दर्पण होता है उसमें किसी भी प्रतिबिंब को बनने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, और साथ ही साथ हम इसमें बहु प्रतिबिंबों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि यदि दो समतल दर्पण आपस में रख दिए जाएं तो उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, इंपॉर्टेंट होगा, जो कि बिल्कुल सहज सरल और आपकी भाषा में बताया जाएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, यह आपका है टिंकू और यहां पर रखा हुआ है आपका समतल दर्पण। हमको यह देखना है कि इस टिंकू का प्रतिबिंब, इस टिंकू का चित्र इस समतल दर्पण में बनाने के लिए यह समतल दर्पण की कितनी लंबाई आवश्यक है, यानी कि इस समतल दर्पण के कितनी लंबाई काम में आती है इस टिंकू के पूरे चित्र को, पूरे इमेज को बनाने के लिए। तो हमने आपको सबसे पहले बताया है कि जब हम कभी भी विस्तारित वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसके हम दोनों सिरों से क्या करते हैं, किरणों को होकर के गुजारते हैं। तो चूंकि यह खुद अपनी लंबाई को देख रहा है तो यह अपने आंखों से देखेगा, जो कि किरणें इस प्रकार से जाएंगी और इसके सर से ऊपर शीर्ष से होकर के क्या हो जाएंगी, किरणों का परावर्तन हो जाएगा और इसके बीच में ही क्या होगा, आपका अभिलंब होगा। तो इस प्रकार से किरणें जाएंगी और ऐसे चली जाएंगी। तो ये किरण इधर से जा रही है, इधर से किरण जा रही है, तो ये किरण आपतित किरण होगी, इसलिए इसका कोण आपका आई हो जाएगा, जिसे हम I1 के नाम से लिख दे रहे हैं। और ये किरण परावर्तित किरण है तो इसके मध्य बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, जिसे हम R1 से लिख दे रहे हैं। अब इसके आंख से एक किरण और जानी है जो कि नीचे के तरफ जाएगी, तो एक किरण ऐसे आती है और नीचे के तरफ इस प्रकार से चली जाती है और इसके मध्य भी इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, एक अभिलंब डाल सकते हैं। तो यहां पे ये किरण आ रही है, यानी कि ये वाला कोण जो होगा यह कोण आपका I2 हो जाएगा और यह परावर्तित किरण है तो कोण क्या हो जाएगा, आपका R2 हो जाएगा। यानी कि I1 R1 और I2 R2 इस प्रकार से आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अब आइए इसके प्रतिबिंब को भी हम बना लेते हैं कि जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो अगर हम इस तरफ से इधर से इतना मिला दें और इसको हम क्या कर दें, इसको हम यहां से मिला दें, तो यहां पे आपके टिंकू का जो है चित्र हूबहू जैसा कि है टिंकू का चित्र, वैसा चित्र हूबहू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। हूबहू ऐसा चित्र टिंकू का क्या हो जाएगा, बन जाएगा, जो कि भारी भरकम जूता पहना हुआ है अपने शरीर से भी ज़्यादा। तो इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बन गया। अब हमें ये देखना है कि इस दर्पण का कितना बड़ा भाग, कितना लंबाई इस टिंकू के चित्र को बनाने में काम आई है। अब यहां से हम चाहें तो नाम भी दे सकते हैं आगे हल करने के लिए। देखिए, इसको हम नाम दे देते हैं A और ये वाले को हम नाम दे देते हैं क्या, इस रेखा को हम नाम दे देते हैं B और इसको हम नाम दे देते हैं क्या, C। इसको हम नाम दे देते हैं क्या, C, और इसको नाम दे देते हैं क्या, D, और इसको नाम दे देते हैं E और इसको दे देते हैं F। इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया, नाम दे दिया। अब आइए बारी बारी से इसको हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले यहां अगर हम परावर्तन के नियम से देखें तो परावर्तन के नियम
से। परावर्तन के नियम को अगर हम देखें तो परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, परावर्तन का नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये आपतन कोण है, यानी कि कोण I1 बराबर होगा किसके, कोण R1 के। और दूसरे क्रम में यह I2 किसके बराबर होगा, R2 के, तो यह आपका I2 बराबर होगा कोण R2 के। यह किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। अब दूसरी चीज अगर हम देखें AB, यानी कि अगर इसको ये यहाँ पे जो ये चित्र बना है, इसको अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं ड्रा कर दूं अलग से, तो यहाँ पर चित्र कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। अब इसको अगर मैं मिला दूं इस प्रकार से, इसका नाम कितना है, A है, इसका नाम कितना है, B है, इसका नाम कितना है, C है, और इसका नाम क्या है, F है। तो अगर इस त्रिभुज में हम देखें तो AB भाई यह कोण I बराबर है और यह कोण R आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो कोण के सम्मुख, कोण के सामने वाली दोनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं अगर आपके परावर्तन के नियम से अगर ये दोनों कंडीशन है, यानी कि I1 R1 बराबर है, I2 R2 अगर बराबर है, तो आपका AB बराबर होगा किसके, BC के। AB बराबर होगा BC के। अब अगर AB BC के बराबर है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो बड़ी वाली भुजा है AC जो बड़ी वाली भुजा है, इन दोनों की क्या है, आधी आधी है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AC/2, क्योंकि AC भाई आधा यह है, आधा यह है। इन दोनों रेखाओं को मिला करके यह पूरी रेखा बन रही है, यानी कि ये जो पूरी रेखा है इन दोनों की क्या है, आधी है। तो पूरी रेखा इन दोनों की क्या है, आधी है, आधी के क्या है, बराबर है। यहाँ पे हम लिख लेंगे इसलिए किस लिए, इसलिए क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। I1 और R1 आपस में क्या है, बराबर है। ठीक यही कंडीशन इसके लिए भी बनता है। इसके लिए क्या बनता है, इसको हम नाम दे देते हैं F के बाद G, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, F के बाद G। तो अगर हम इसको ड्रा करें, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज आपका है, इसको अगर हम इसमें ड्रा कर दें तो ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, यह देखिए कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तो यह त्रिभुज क्या है, यहां पे आपका है C और यहां पे आपका है E और यहां पे आपका है D और यहां पे आपका क्या है, G। तो अगर इन त्रिभुजों में हम देखें तो इस त्रिभुज में यहां पे देखिए आपका क्या है, I2 है और यह क्या है, R2 है। और I2 और R2 आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो इनके सामने वाली भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। यानी CG यानी कि आपका छत्तीसगढ़ बराबर होगा किसके, GD के, बराबर होगा किसके, GD के बराबर होगा। और अगर हम इस बड़ी वाली भुजा को देखें, CD को देखें अगर, तो CD भुजा जो है इसकी यानी कि CG और GD की क्या है, आधी है, यानी कि बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको हम प्यार से समीकरण 1 कह देते हैं, इसको प्यार से समीकरण 2 कह देते हैं। अब अगर हम देखें, भाई देखिए दर्पण यह जो है आपका, इस दर्पण का केवल इतना ही भाग काम में आया है। इसके नीचे वाला जो भाग है वह क्या है, बेकार है। इसके ऊपर वाला भाग क्या है, बेकार है। यानी कि केवल इतना ही भाग काम में आया है और जिसे हमें ज्ञात करना है कि आखिर दर्पण का कितना बड़ा भाग काम में आता है। तो दर्पण का जो भाग काम में आया है वह क्या है, आपका EF है, यानी कि ये वाला है। तो अगर हम यहां से EF के बारे में देखें, अगर किसके बारे में देखें, हम EF के बारे में देखें तो EF क्या है, अगर ये वाली जो रेखा है ये बीच में जो जा रही है, इसको और यहां से इस वाले बीच को मिला दें तो यहां पर एक आपका क्या बन जा रहा है, चतुर्भुज बन जा रहा है। अगर इन दोनों रेखाओं को क्या कर दें, इन दोनों रेखाओं की बात करें तो अगर EF की अगर हम बात करें तो EF यह जितना है उतना ही आपका कितना है, BG है। तो EF को हम किसके बराबर कर सकते हैं, BG के बराबर कर सकते हैं। भाई EF ये वाली भुजा जितनी है उतना ही ये वाली भुजा है। अब अगर हम BG को 2 भागों में तोड़ दें, क्योंकि 2 भागों में तो है ही, एक भाग ये है आपका BC, एक भाग ये छोटा वाला भाग है ये वाला BC और दूसरा भाग क्या है, CG। यानी BG को अगर हम तोड़ेंगे 2 भागों में तो EF बराबर क्या हो जाएगा, BC प्लस GC CG।
भाई देखिए, ये जो आपका बीजी है यह दो भुजाओं से मिलकर के बना है। एक छोटा वाला है बीसी है यहाँ वाला, और दूसरा क्या है आपका सीजी है। तो इन दोनों को हम क्या कर दिए, खोल दिए। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखें तो BC का मान कितना है, AC बटे 2 है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, EF बराबर, इसको लिख सकते हैं हम AC बटे 2 प्लस इसको हम कितना लिख सकते हैं, CD बटे 2। यानी कि 2 को अगर हम 1 बटे 2 को कॉमन ले लें तो अंदर हमारा क्या बचेगा, AC बचेगा। अंदर हमारा क्या बचेगा, AC बचेगा, और प्लस में क्या बचेगा, CD बचेगा। प्लस में क्या बचेगा, CD बचेगा। यानी AC प्लस CD का क्या है, आधा है। कौन, EF आपका। अब इसको मैं रफ करता हूं, फिर आगे यहां पर आपको समझाता हूं। अब अगर हम इस AC और CD पर विचार करें तो AC का मतलब यहां से लेकर के यहां AC, और CD का मतलब यहां से लेकर के यहां। तो अगर AC प्लस CD कर दें तो यही तो टोटल आपके टिंकू की लंबाई है। तो यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि EF बराबर आपका क्या है, AC प्लस CD को हम क्या लिख सकते हैं, AC और CD दोनों मिलाकर के, भाई AC यानी कि ये वाला और CD यानी कि ये वाला। जब ये वाला और ये वाला दोनों आपस में मिल जाएंगे तो बड़ी वाली भुजा सीधे सीधे यह टिंकू की लंबाई हो जाएगी, कौन सा, AD। तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर आपका 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। तो 1/2 और ये बड़ी वाली भुजा कौन, AD। और AD ही जहां पे, AD क्या है आपकी टिंकू की लंबाई है। AD क्या है आपके टिंकू की लंबाई है। यानी कि यहां से अब देखिए एक अच्छी सी बात निकल के आ रही है। वह क्या बात है कि टिंकू की लंबाई हम लिए थे। टिंकू हमारा क्या है, एक वस्तु है। यानी कि एक वस्तु की लंबाई हम लिए थे। तो वस्तु की ये जो EF है, EF जो है आपका समतल दर्पण की लंबाई है। भाई समतल दर्पण कितना काम में आ रहा है, समतल दर्पण कितना काम में आ रहा है, वही तो आपका EF है। तो समतल दर्पण कितना काम में आ रहा है, AD का आधा। AD क्या है, टिंकू की लंबाई है। टिंकू क्या है, वस्तु है। अब सबको एक में कनेक्ट कर दीजिए। जो दो वस्तु के आधे लंबाई के बराबर क्या है, इस समतल दर्पण की लंबाई है। यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनाने के लिए समतल दर्पण को कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए, टिंकू की लंबाई का आधा, यानी वस्तु की लंबाई का आधा। तो नीचे प्यार से नोट्स डाल करके आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और वीडियो को रोक करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को निर्माण के लिए समतल दर्पण का वस्तु की लंबाई का आधा होना आवश्यक है। फिर से एक बार कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बनाने के लिए समतल दर्पण की लंबाई उस वस्तु की क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण की लंबाई उस वस्तु की लंबाई के क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। तो ये बात यहां से निकल करके आती है। अब आप एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लें। अगर कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया है तो वीडियो रोक करके फिर से प्ले करके देख लें, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। अब आइए चलते हैं, देखते हैं बहु प्रतिबिंब क्या होता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है बहु प्रतिबिंब। अब बहु प्रतिबिंब पढ़ने से पहले आप सब वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक लाइन लिखिए कि किसी भी समतल दर्पण में किसी वस्तु का केवल एक प्रतिबिंब बनता है। हमने क्या बताया कि किसी भी समतल दर्पण में एक वस्तु का केवल व केवल एक प्रतिबिंब बनता है। इस बात को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और नोट कॉपी में भी अपने लिखिए कि किसी भी समतल दर्पण में किसी वस्तु का केवल व केवल कितने प्रतिबिंब बनता है, एक प्रतिबिंब बनता है। अब हम परिभाषित करेंगे किसको, बहु प्रतिबिंब को। तो जब कभी भी समतल दर्पण में किसी एक वस्तु का प्रतिबिंब, समतल दर्पण में या किसी भी दर्पण में जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक से अधिक बनता है तो वह क्या कहलाता है, बहु प्रतिबिंब कहलाता है। तो बहु प्रतिबिंब को अगर आपको परिभाषित करना हो तो जब
तो आप इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी भी दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर एक से अधिक बनता है तो वह आपका क्या कहलाता है, बहु प्रतिबिंब कहलाता है। अब आइए देखते हैं कि आपके पास एक ऐसा दर्पण है जो कि क्या कर रहा है, दो दर्पण है आपके पास कितने दर्पण हैं, 2 दर्पण हैं। यह जो दर्पण है मान लेते हैं कि यह दर्पण नंबर क्या है आपका 1 है, दर्पण नंबर क्या है 1 है। और यह जो दर्पण एक इस प्रकार से रखा हुआ है वह दर्पण आपका दूसरा दर्पण है, तो ये आपका क्या है, दर्पण नंबर 2 है। दर्पण नंबर 1, दर्पण नंबर 2, 2 दर्पण आपके पास ऐसे रखे हुए हैं कि दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। अर्थात कि 2 दर्पण आपको समकोण पर रखे हुए हैं। 2 दर्पण कैसे रखे हुए हैं, समकोण पर रखे हुए हैं। अब कोई वस्तु एक यहां पर है, मान लेते हैं कि एक सिक्का है। अब इस सिक्के का प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो अब अगर हम देखें तो इस सिक्के का सबसे पहला चीज, इस सिक्के को तो भूल जाइए। आपको याद क्या करना है, समतल दर्पण में कभी भी उसके सामने अगर कोई वस्तु रख दी जाए तो वह उसका क्या बना देगा, प्रतिबिंब बना देगा, चित्र बना देगा। तो अगर इस वस्तु को सबसे पहले भूल जाएं आप, तो इस समतल दर्पण के सामने क्या रखा हुआ है, दर्पण नंबर 2। तो यहां पर एक ऐसा प्रतिबिंब इसका कौन बना देगा, दर्पण में। भाई इस दर्पण का प्रतिबिंब इस दर्पण में बनेगा। पहली बात समझ पा रहे हो आप कि नहीं। देखिए, चीजों को कनेक्टेड करने की कोशिश कीजिएगा। कभी भी जब दर्पण रखा हुआ है, दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु है, चाहे जो भी वस्तु हो, दर्पण उसका क्या बना देगा, प्रतिबिंब बना देगा। तो सबसे पहले इसको अगर आप भूल जाएं तो इस दर्पण के सामने क्या रखा हुआ है, दर्पण नंबर 2 रखा हुआ है। तो यह दर्पण नंबर 2 का प्रतिबिंब क्या करेगा, दर्पण नंबर 2 का प्रतिबिंब बना देगा। दर्पण नंबर 2 का कैसा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या करेगा, बना देगा। क्योंकि हमेशा दर्पण, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, और दर्पण के पीछे। तो इस दर्पण के पीछे इस दर्पण का आभासी प्रतिबिंब बना। अब एक चीज और कि ये जो दर्पण है, अगर इस चीज को भूल जाएं तो इस दर्पण के सामने ये रखा हुआ है, तो इसके पीछे, इस दर्पण के पीछे इसका चित्र बन जाएगा। तो इसका आभासी प्रतिबिंब बन गया। कैसा प्रतिबिंब, आभासी। और कौन सा यह दर्पण है, दर्पण, आभासी दर्पण कौन सा है, 1। आभासी दर्पण कौन सा है, 1 है। तो सबसे पहले तो इन दर्पणों का चित्र बन गया। अब अगर एक सिक्के को हम यहां रख देते हैं, क्या करते हैं, एक सिक्के को हम यहां रख देते हैं, तो एक सिक्के को अगर यहां रखेंगे तो इस सिक्के से इस प्रकार से क्या होंगी, रेखाएं आएंगी, और इस प्रकार से क्या होगा, इसका परावर्तन हो जाएगा। और एक रेखा अगर ऐसे सीधे सीधे आती है तो जिस रेखा पर जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते में क्या हो जाएगी, वो वापस चली जाएगी। अब एक परावर्तित किरण ये, एक दूसरी परावर्तित किरण ये, दोनों को अगर हम आपस में क्या कर दें, मिलाने की कोशिश करें तो ये पीछे में यहाँ पर क्या होगा, आपस में मिल पाएगा। यानी इस सिक्के का प्रतिबिंब यहाँ पर पहला प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब इमेज नंबर 1। ठीक है। अब अगर इस सिक्के को इसमें अगर हम प्रतिबिंब बनाएं तो एक रेखा इधर जा रही है जो कि यहां से इसका क्या हो जा रहा है, परावर्तन हो जा रहा है, और एक रेखा इसके अगर सीधे सीधे जाती है तो यह उसी रास्ते में क्या होगी, वापस लौट जाएगी। अब अगर इन दोनों रेखाओं को हम मिलाने का कोशिश करें तो ये दोनों रेखाएं आपकी यहाँ पे मिलेंगी, तो इस दर्पण में जो इसका प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। अब चूंकि आपके पास यह भी तो आभासी दर्पण है, भाई इस दर्पण का प्रतिबिंब है, यानी कि यह भी एक प्रकार का क्या है, दर्पण है, तो इससे भी प्रतिबिंब बनेगा और इस दर्पण से भी प्रतिबिंब बनेगा। तो इससे क्या, कैसे प्रतिबिंब बनेगा, इससे इस प्रकार से किरणें आएंगी और होकर के गुजर जाएंगी, और एक किरण सीधी आएगी, इसको जब मिलाया जाएगा तो इसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, इस आभासी दर्पण में। अब अगर इस आभासी दर्पण की बात करें तो यहां से किरणें आएंगी, ऐसे चली जाएंगी, और एक किरण सीधी आएगी, इनको अगर मिलाने की कोशिश किया जाए तो यहां पर इसी पे प्रतिबिंब बनेगा। यानी इन दोनों दर्पणों का जो प्रतिबिंब है यहीं पर आकर के बनेगा। तो ऐसे में कितना प्रतिबिंब बना, इमेज 1, और दर्पण 2 में जो प्रतिबिंब बना क्या बना, इमेज 2 बना, और इस आभासी दर्पण में जो प्रतिबिंब बना I3 बना।
यानी कि जब दो समतल दर्पण को हम समकोण पर रखते हैं, 90 डिग्री पे रखते हैं, तो हमें कितने प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं? एक प्रतिबिंब, दो प्रतिबिंब, तीन प्रतिबिंब। टोटल कितने प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं? तीन प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि दर्पण को जैसे यहाँ पे समकोण पे रखा था, 90 डिग्री पे रखा था, तो इसको घटा करके, इसको बढ़ा करके बारी बारी से इन्होंने रखा, वैज्ञानिकों ने रखा और उसका ऑब्जर्वेशन किया, जिससे एक सूत्र की प्राप्ति हुई। वह सूत्र क्या है? प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, यानी कि किसी भी दो दर्पण से प्रतिबिंब कितने प्राप्त होते हैं। तो अगर प्रतिबिंबों की संख्या उन्होंने देखा तो उन्होंने ये पाया कि 360 बटे थीटा माइनस 1, 360 बटे थीटा माइनस 1। अब यह चूंकि कितने डिग्री पे रखा था? 90 डिग्री पे। तो थीटा क्या है? दोनों दर्पण के मध्य का कोण है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जहां थीटा बराबर क्या है? दोनों दर्पणों के बीच का क्या है? कोण है। तो अगर इसके कोण का मान 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम रख देते हैं कितना? 360 बटे 90 माइनस 1। तो 360 में 9 चौक कितना हो जाएगा? 36, और 4 में से 1 निकलेगा, कितना बचेगा? 3, जो कि 3 प्रतिबिंब यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने क्या किया? इसका ऑब्जर्वेशन किया और इस सूत्र को प्रतिपादित किया। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि इस 90 के जगह पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 है, तब बताओ कि प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो आप तुरंत से कितना करेंगे? 360 बटे 60 माइनस 1। तो ये कितना? 6 छाक 36, 6 में से 1 निकलेगा 5। यानी कि इस दर्पण को अगर 90 के बजाय 60 डिग्री पे रखा होता तो प्रतिबिंब कितना बनता? टोटल 5 प्रतिबिंब इससे बनते। तो इस प्रकार से बहु प्रतिबिंब जो होते हैं, बहु प्रतिबिंब की कहानी इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। परीक्षा में इस पे आधारित एकाक सवाल आपको छोटे अंकों में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इसको आप हमेशा याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।